हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 13 में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जो आपके पास में इसका हल है वो आव्यूह सिद्धांत की सहायता से कैसे ज्ञात करते हैं। अपन ने लास्ट के 2 लेक्चर में क्रैमर नियम जो कि आपके पास में डिटरमिनेंट की सहायता से अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, हालांकि उसके ऊपर मैंने अभी तक थ्योरी डिस्कस की है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इस लेक्चर के बाद में मैं आव्यूह सिद्धांत से भी करवाऊंगा और सारणिक विधि से अर्थात क्रैमर नियम से भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं कि आव्यूह का एप्लीकेशन अर्थात एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि मैट्रिक्स की सहायता से अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, अपन बात करेंगे आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। ठीक है, बाय मैट्रिक्स थ्योरी मेथड मैं पहले समीकरण निकाय कंसीडर कर लेता हूं। माना समीकरण निकाय क्या है, 3 वेरिएबल्स का मैं लेके बात करूंगा, 2 वेरिएबल्स का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a11x a12y प्लस a13z बराबर कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है d1 है। ठीक है, a12x प्लस आपके पास देखिए a12 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर a21 क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ a22y प्लस a23z बराबर b2 और यहाँ पर आपके पास में a31x प्लस a32x सॉरी y प्लस a33z इक्वल टू b3। ये आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजेनियस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें b1 b2 और b3 मान जब 0 हो जाता है तब होमोजेनियस अर्थात समघातीय होता है और यदि 0 नहीं है तो विषमघातीय होता है। अब देखिए इसमें जो आपके पास ये है वो सब कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट है a11 a12 और a13। अब देखिए इस समीकरण निकाय को, इसी समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आव्यूह सिद्धांत से सॉल्व करना है। तो आव्यूह सिद्धांत से सॉल्व करेंगे तो पहले इसको आव्यूह रूप में लिखना जरूरी है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसी समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए कैसे आएगा, निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए वो कैसे कि देखिए ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं मैट्रिक्स लिख लूं a11 a12 a13 a21 a23 और यहां नीचे आएगा आपके पास में a31 a32 और a33। अब आप कहोगे कि सर आपने ये मन से लिखा है, कैसे लिखा है? रीजन अभी बताता हूं कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, इसके अंदर आएगा x y और z और बराबर आएगा b1 b2 और b3। अब मेरी बात सुनिए, मैंने इस समीकरण को इस फॉर्म में लिखा है। अब मैं जानता हूं कि आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं कि इसमें जो स्तंभ है वो उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होना जरूरी है। तो ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की है, मतलब इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3। तो इसका गुणा तो पॉसिबल है। यदि मैं इसको ऐसे लिख लेता x y और z, जो कि आप कहते हो कि x y z तो अपन को लाना है, अपने कॉलम मैट्रिक्स की जगह यदि आपके पास मैं रो मैट्रिक्स लिख लेता तो इसका ऑर्डर क्या होता है 1/3 होता है।
लेकिन मैं इसका और इसका गुणा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्तंभ 3 है और इसमें पंक्ति 1 है। लेकिन अपना गुणे का नियम कहता है कि पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी जरूरी है। तो ये यदि मैं लिखूंगा तो इसका गुणा ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, गुणन आपके पास में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको कॉलम मैट्रिक्स लिखा है। अब देखिए मैं इसका गुणा करवाता हूं। तो गुणे का नियम क्या होता है कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में, तो a11 का x के साथ में a11 x प्लस a12 का y के साथ में प्लस a13 का z, तो ये वाली आएगी ही नहीं, और बराबर अपने पास में जो भी मैट्रिक्स होगी वो b1 आएगा। इसी प्रकार फिर सेकंड पंक्ति का इसके साथ में, तो वापस वही a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z बराबर b। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसलिए मैंने लिखा है इस फॉर्म में। यदि आप a12 यहाँ लिख लेते और a13 यहाँ लिख लेते तो आपके पास में गुणा करते, गुणा तो हो जाता, लेकिन ये इक्वेशन नहीं आती। मैंने इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो गुणा करके देख लेना कि आपके पास में वापस ये इक्वेशन आ रही है या नहीं। ठीक बात। अब मैं इसको एक फॉर्मूलेशन करता हूं, इसका नामकरण करता हूं, या फिर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ax बराबर b। क्या लिख लिया मैंने? ax बराबर b। जहां आपके पास में देखिए, जहां पर आपके पास में a है वो कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई? देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा a31 a32 और a33। ठीक है, ये आ गया। और इसका मैं बता देता हूं ये है क्या, ये आपके पास में समीकरण निकाय में वेरिएबल का गुणांक अवयव है। ठीक है, तो भी आपके पास में मैं लिख सकता हूं समीकरण निकाय में वेरिएबल्स अर्थात चरों का अवयव गुणांक, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अवयव गुणांक ऑफ वेरिएबल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समीकरण निकाय में चरों का अवयव गुणांक, सर कौन से x y z है, ये x y z है, इसका आपके पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अर्थात ये मैट्रिक्स है आपके पास में, और इसको मैं नाम दिया है कैपिटल, ये तो a हो गया, ये कैपिटल X और ये b। तो अब देखिए जो आपके पास में कैपिटल X आएगा, कैपिटल X क्या है? x y और z, ये है आपके पास में समीकरण निकाय में, या फिर आपके पास में अपन कह सकते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या कह सकते हैं कि आपके पास में उपस्थित या आपके पास में चरों का अवयव, जिसका मान ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है। क्योंकि भाई अपन क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x y z का जो मान ज्ञात करना है, और x y z को मैंने क्या मानना? कैपिटल X मतलब x y z, और इसी x y z की अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में उपस्थित वेरिएबल है। ठीक है, और जो b है वो b कौन सा है? ये तो आपके पास में यहाँ लिख लेता हूं, एंड जो b है उसका मान है आपके पास में b1 b2 और b3। कोई दिक्कत नहीं? ठीक बात। अब मैं इसका हल ज्ञात करूंगा। ये तो मैंने जस्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। पहले आपके पास में जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है उसको आप अवयव रूप में लिखोगे ax बराबर b, और जहां पर मैंने समझा दिया कि a क्या है, x क्या है और b क्या है। अब मैं देखता हूं, यदि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो मैंने क्या कहा है? डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे आपके पास एक बात बताइए कि मैंने कहा था कि जब किसी भी अवयव का अपन व्युत्क्रम निकालते हैं तो उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है।
क्योंकि मैं यहाँ ए इनवर्स का प्रयोग करूंगा। ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में जो अवयव होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अपन जानते हैं कि आपके पास में ax बराबर b, ax बराबर b कौन सा है भाई? देखिए, मैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको मैं सेकंड दे देता हूं और इसको मैं दे देता हूं थर्ड। तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 3 से। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, क्योंकि ए इनवर्स का यदि अस्तित्व है तो अपन ए इनवर्स से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवाने पर, प्री मल्टीप्लाई, अब एक बात बताइए, प्री मल्टीप्लाई करवाने पर, प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? यदि अपन किसी संख्या का आगे से गुणा कराते हैं, यदि कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स में यदि अपन आगे से या पीछे से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या फिर कोई ऐसा दूसरा सिस्टम हो जिसमें आपके पास में यदि आगे से मल्टीप्लाई करवाए या पीछे से मल्टीप्लाई करवाए तो उनमें दोनों में मान चेंज आते हैं। तो यदि किसी मैट्रिक्स को मैं आगे से मल्टीप्लाई करवाऊं तो उसको प्री बोलूंगा, और यदि किसी मैट्रिक्स को अपन पीछे से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अर्थात अपन ये लिखते ax इंटू ए इनवर्स बराबर b इंटू ए इनवर्स, तो इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। मैं प्री मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया। अब मैं जानता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स कि गुणन के लिए जो अवयव है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? a इनवर्स इंटू a ऑफ x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, पाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, a इनवर्स इंटू a क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स बराबर a इनवर्स b इंप्लाइज दैट जो x का मान होगा वो a इनवर्स b होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब x क्या है? मैंने अभी कहा था कि x है वो वेरिएबल की मैट्रिक्स है जिसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो अब जो भी अपने पास में ये मैट्रिक्स बनेगी, मान लिए a ये बड़ी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? a का इनवर्स निकालेंगे और उस इनवर्स को इस मैट्रिक्स से जो कि b मैट्रिक्स है उस b से गुणा कराएंगे तो सीधा उस समीकरण निकाय का हल आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले जब भी आपके पास में आव्यूह सिद्धांत बोले तो सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स निकालो और b से मल्टीप्लाई करवा दो। लेकिन ध्यान रहे कि उसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी अपन कर सकते हैं। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मेरी बात सुनिए, आप कहोगे सर यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? तो उसको अपन अभी देखते हैं। देखिए, नॉट डाल के मैं लिखवा लेता हूं आपको कि फर्स्ट केस, यदि आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो निकाय का हल होगा। तो आपके पास में निकाय का, सॉरी या लिख सकता हूं अपने से लिख सकता हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो अपन ये हल निकाल सकते हैं। सेकेंड, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका हल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि उसका हल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि उसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा लेकिन अपन मैट्रिक्स मेथड से उसका सॉल्यूशन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अपन उसको सारणिक मेथड से या फिर किसी दूसरे मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से नहीं करेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, x + 3y = 5
और 2x प्लस 6y बराबर 10। अब मैंने कहा था कि यदि आपके पास में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो मैंने कहा था कि जो निकाय का हल होता है वो आपके पास में क्या होता है, इनफाइनाइट हल होता है और संगत होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, संगत भी होगा लेकिन स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूं यदि, तो इसके लिए मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं तो क्या आएगा, 1 3 2 और 6, यही तो है भाई, क्योंकि जो x y z का कोएफिशिएंट होता है उसी से a बनता है और उसका मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो अपने पास में वैल्यू आएगी 6 - 6 बराबर 0। अर्थात ये केस बढ़ गया, ये केस तो बढ़ गया, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊं यदि, तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, 2 इंटू यहां से मैं x का मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूं तो क्या वैल्यू आएगी, 5 - 3y प्लस 6y बराबर 10। तो ये हो गया 10 - 6y प्लस 6y बराबर 10, 10 से 10 6y से 6 0 बराबर 0। अर्थात x और y की अपन कोई भी वैल्यू रखें 0/0, क्योंकि फॉर्म ही 0/0 की बन रही, सॉरी 0 = 0, मतलब मैं x और y की कोई भी वैल्यू रखूंगा हमेशा के लिए वो सेटिस्फाई है, चाहे कोई भी वैल्यू रखो। तो इसका मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक बात, तो ये रीजन है आपके पास में। अब देखिए ये तो था आपके पास में आव्यूह सिद्धांत का मेथड। अब मैं इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाने जा रहा हूं आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आव्यूह सिद्धांत की सहायता से अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने कहा था एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके पास में कोई बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 5x - 3y 5x - 3y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्वेश्चन ये है कि आव्यूह सिद्धांत की सहायता से, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूं आपके पास में, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करो। समीकरण निकाय का हल ज्ञात करो। किस सिद्धांत से ज्ञात करना है, आव्यूह सिद्धांत से। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप सारणिक विधि से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब मेरी बात सुनिए, अपन को सबसे पहले अपन जानते हैं सिंस आव्यूह सिद्धांत से हल क्या होता है, आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से जो हल होता है वो आपके पास होता है x बराबर a इनवर्स b, यही तो होता है। अर्थात पहले मुझे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां से बात करता हूं हल की। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, समीकरण निकाय का आव्यूह रूप, तो सबसे पहले इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं। तो देखिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, मैंने कहा था इसके कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या है भाई, 5 - 3 1 और ये आपके पास में 2 और ये हो गया आपके पास में देखिए x और y क्योंकि 2 ही वेरिएबल है और इधर हो गया आपके पास में 2 और 3। अर्थात अपन ये कह सकते हैं या फिर आपके पास में ax बराबर b, वेयर देखिए वेयर आपके पास में a का मान क्या है, a का मान है आपके पास में 5 - 3 1 और 2, मैंने अभी बताया इनको। ठीक है, और x आपके पास में हो गया x और y जो कि अपन को ज्ञात करना है, और b आपके पास में हो गया 2 और 3। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ a निकालता हूं, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन a इनवर्स भी, a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या होगा देखिए 5 - 3 1 और 2, तो देखिए ये हो गया 10 + 3 बराबर 13 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स का अस्तित्व है। यदि a इनवर्स का अस्तित्व है
तो अपन A इनवर्स निकाल सकते हैं। तो A इनवर्स निकालेंगे पहले। देयरफॉर A इनवर्स बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A 1 into एडजॉइंट ऑफ A। अब मेरी बात सुनिए, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 13। अब एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A अपन कैसे निकालते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन, तो 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये होगा 2 और ये हो गया 5। और पिछले विकर्ण के अवयव का चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 3। ठीक बात, 3 और माइनस का 1। देयरफॉर अतः आव्यूह सिद्धांत से हल होगा समीकरण निकाय का। समीकरण निकाय का हल होगा। क्या होगा भाई, अभी अपने देखा कि x बराबर a इनवर्स b, ठीक है, तो ये हो गया x बराबर a इनवर्स क्या है भाई, a इनवर्स है 2 3 माइनस का 1 और 5, और b आपके पास में क्या है 2 और 3। अब मेरी बात सुनिए, हमेशा ध्यान रखना आपके पास में इसका गुणा पॉसिबल होना जरूरी है। हालांकि गुणा पॉसिबल होगा लेकिन आपको फिर भी एक बार चेक करना है। ये कितने की है 2/2 की, और ये है 2/1 की, अर्थात आपके पास में इसमें और इसका क्या है, दोनों बराबर है। तो मैं इसका गुणा करता हूं, देखिए 1/30, 2 का 2 के साथ में 4 प्लस 3 का 3 के साथ में 9, और -1 का इसके साथ में माइनस का 2 प्लस 5 3 का 15, तो क्या वैल्यू आ गई देखिए 1/30, 9 और 4 13, और 15 में से 2 गया आपके पास में 13, तो बराबर ये हो गया 1 और 1। क्योंकि मैं 13 को अंदर की डिवाइड करता हूं तो प्रत्येक अवयव के साथ में होगा, तो इंप्लाइज दैट x बराबर, अपन ने क्या कहा था, x बराबर ये स्मॉल x इंटू y, और उसका मान आ गया आपके पास में 1 और 1। यदि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके आपके पास में ऑर्डर बराबर हो, तो ऑर्डर तो बराबर है आपके पास में 2/1, तो यदि ऑर्डर बराबर है तो उसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे, तो इंप्लाइज दैट x का मान 1 और y का मान क्या आएगा आपके पास में 1। तो इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आपके पास में ये आया। और आप यदि वेरीफाई करने चाहते हो तो कोई प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वजन गुणन विधि जो कि अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं उसकी सहायता से कर सकते हो। यहाँ से x का मान उठाओ 3 - 2y यहाँ रख लो, तो आपके पास में वही हल आएगा जो कि ये हल आया है। जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या लिखा हुआ है, मैं समीकरण 2 से निकालता हूँ x का मान 3 - 2y, और इसमें रख लेता हूँ समीकरण 1 में, तो क्या होगा 3 - 2y - 3y बराबर 2, तो ये हो गया 15 - 10y - 3y बराबर 2, तो ये हो गया -13y बराबर -13, तो y बराबर क्या हो गया आपके पास में प्लस का 1, और y का मान मैं यहाँ रखता हूँ, तो देखिए आपके पास में तो x बराबर 3 - 2 × 1, तो ये हो गया 1, तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। ये मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया है, लेकिन अपन को एग्जाम में प्रतिस्थापन नहीं लगानी है, अपन को यदि आव्यूह सिद्धांत बोलता है ये करना है, नहीं तो आपको डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। आपका जो मन हो उससे करो, लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि सारणिक विधि से कीजिए या आव्यूह सिद्धांत से कीजिए, तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से करना है।